हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस। समझेंगे कि ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है, कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्सक्रीशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाकर पुरानी वीडियोस को जरूर देख लीजिए, सो दैट कि आज के जो लेक्चर का जो लिंक है आप इजीली स्टैब्लिश कर पाएं। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके एप्लीकेशन के ऊपर आप सारे लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं और समझते हैं आज का मेन टॉपिक, जो कि है हमारा ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले समझते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक्सक्रीशन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पर हम बॉडी के अंदर बनने वाले नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी के बाहर निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। अगर वो बॉडी के अंदर टाइम के साथ अगर निकाले ना जाए तो बॉडी के अंदर वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब क्योंकि वो नाइट्रोजनस नेचर के हैं तो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स क्रिएट करेंगे, जिससे जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए टाइम टू टाइम क्या है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के अंदर बन रहा है उसको बॉडी के अंदर बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो सिंपल अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन क्या होगा, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, सो ये डेफिनेशन आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करते हैं ब्रेंकियोस्टोमा के एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब ये जो ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये काफ़ी यूनिक टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो अदर वर्टिब्रेट्स थे, ठीक है, जितने भी अदर वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जो नेफ्रीडिया या बोल सकते हैं जो किडनी होता है। ठीक है, जो अगर हम बात करते हैं अदर वर्टिब्रेट्स की, अगर हम अदर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो किडनी होता है या जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो आपका मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। कैसा होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बिकॉज इन पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी अदर वर्टिब्रेट्स हैं उनकी जो किडनी है वो मीजोडर्मल ओरिजिन की है। ठीक है, लेकिन अगर हम एम्फीऑक्सिस या ब्रेंकियोस्टोमा की बात करते हैं, अगर हम बात करें ब्रेंकियोस्टोमा की, तो यहाँ पर आप देखते हो कि इनका जो नेफ्रीडिया है या जो बात करें कि जो प्रोटोनेफ्रीडिया है ये आपका एक्टोडर्मल, ये कैसा होता है आपका एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। ठीक है, यानी एक्टोडर्म का बना हुआ होता है। तो ये काफी ज्यादा यूनिक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक और आपको यहाँ पर चीज देखने को मिलती है कि जो ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर जो प्रोटोनेफ्रीडिया है, और अगर हम बात करें फ्लैटवर्म्स और अगर हम पॉलीकिड्स एनिलीड के बारे में बात करें तो उनका जो प्रोटोनेफ्रीडिया है वो समवट सिमिलर है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रेंकियोस्टोमा है, जो आपका ब्रेंकियोस्टोमा है और आपका ये जो सिंपल सा फ्लैटवर्म या पॉलीकिट एनिलीडा है वो पैरेलल एवोल्यूशन को शो कर रहे थे। ठीक है, यानी उनके अंदर पैरेलल इवोल्यूशन देखा जा सकता है, बिकॉज दोनों एक ही टाइम पे डेवलप हो रहे थे और दोनों के अंदर जो प्रोटोनेफ्रीडिया है उसका जो स्ट्रक्चर है वो समवट सिमिलर होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या करते हैं, पैरेलल इवोल्यूशन को शो करते हैं। ठीक है, अब इतनी चीजों को हम क्या करेंगे, एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं। आई होप ये जो पॉइंट अभी मैंने आपको बताया अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें कि दूसरे कॉर्डेट्स की बात करें तो उसके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, जो नेफ्रीडिया है वो कैसा होता है आपका, सिंपल सा यहाँ पर जो दूसरे मतलब कॉर्डेट्स हैं वहां पर जो सिंपल सा किडनी होगा वो मेसोडर्मल होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर जो नेफ्रीडिया होता है वो आपका एक्टोडर्मल ओरिजिन का होगा, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोटोनेफ्रीडिया है अगर हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ का जो प्रोटोनेफ्रीडिया है या जो नेफ्रीडिया है वो समवट सिमिलरिटी शो करता है फ्लैटवर्म या पॉलीकिट एनिलीड्स के साथ। ठीक है, अब क्योंकि ये उनके साथ बेसिकली क्या है, रिजेंबलेंस शो करता है, सिमिलरिटी शो करता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं
कि ये जो मतलब वर्टिब्रेट है और इनवर्टिब्रेट्स, इनका आपस में पैरेलल इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो पूरा स्लाइड है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो ब्रेंकियोस्टोमा है, इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो होते कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अगर हम ब्रेंकियोस्टोमा की बात करें तो यहां पर एज अ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के तौर पे आपको प्रोटोनेफ्रीडिया देखने को मिल जाएगा। प्रोटोनेफ्रीडिया हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो हेडशेक, हेडशेक आपको बात करें हेडशेक नेफ्रीडिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्राउन ब्राउन फनल देखने को मिल जाएगा। अगर उसके बाद बात करें तो यहाँ पर आपको रीनल पेपिला देखने को मिल जाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं, इस ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर बेसिकली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि अगर हम ब्रेंकियोस्टोमा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोटोनेफ्रीडिया के अलावा हेडसेक पिट हो गया या हेडसेक नेफ्रीडिया हो गया, ब्राउन फनल हो गया, उसके अलावा रीनल पेपिला की बात करें तो ये भी क्या है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया के बारे में, कहाँ प्रेजेंट होता है, मतलब किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, इन सब चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, थोड़ा सा आप इस तरीके से 7 लाइक जो ये नंबर आपको दिख रहा है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर किसका है, प्रोटोनेफ्रीडिया का है, ठीक है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदर बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 लिम्ब देखने को मिल जाता है। ये वाला है इसका डॉर्सल लिम्ब, ठीक है, ये क्या है इसका डॉर्सल, और ये वाला इसका क्या है, वर्टिकल लिम्ब है, ठीक है, या इसको आप हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हो। तो ये वाला पार्ट क्या है इसका हॉरिजॉन्टल, ये इसका हॉरिजॉन्टल लिम्ब हो जाएगा, और ये वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा, वर्टिकल लिम्ब हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब है ये पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब, ठीक है। क्योंकि ये पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है तो इसलिए इसका क्या नाम रखा गया है, पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब। और बेसिकली ये जो पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब है ये आपका सेकेंडरी गिल बार जो होता है, अगर आपने वो पूरा का पूरा रेस्पिरेशन वाला पार्ट या सर्कुलेशन वाला पार्ट नहीं देखा है तो आयर्स की एक बार जाके उसको में जरूर देख लीजिए। तो आपको मैंने वहां पे बताया कि यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी गिल बार्स होते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी गिल बार्स के अंदर ही ये पूरा का पूरा जो पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब है वो प्रेजेंट होता है, या उसी के सिलोमिक केविटी के अंदर ये प्रेजेंट होता है, और वहीं से एक्सक्रीशन का काम करता है, और वहीं से बेसिकली क्या है, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको ये क्या करता है, मतलब कि डिफ्यूजन की मदद से मतलब कि छानने का काम करता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर आप ये वाला पार्ट देखें तो ये क्या है इसका, ये सिंपल सा वर्टिकल लिम्ब कहलाएगा, और वर्टिकल लिम्ब आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, आपका ये जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब है वो पोस्टीरियर साइड में होगा, और वर्टिकल लिम्ब कहाँ प्रेजेंट होता है, एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये जो एंटीरियर लिम्ब है आपका, या फिर वर्टिकल लिम्ब जिसको आप बोल रहे हो, ये आप कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है प्राइमरी गिल बार्स के अंदर, ठीक है। प्राइमरी गिल बार्स के अंदर ये अटैच होता है, उसके सिलोमिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अभी हम उस स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो फिलहाल अभी आप ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये किसका डायग्राम है, प्रोटोनेफ्रीडिया का डायग्राम है। और प्रोटोनेफ्रीडिया के ऊपर इस तरीके से आप ये पिन जैसे स्ट्रक्चर्स जो आप देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सा सोलेनोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो सोलेनोसाइट्स है यही बेसिकली एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं या मेन रोल प्ले करते हैं, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो प्रोटोनेफ्रीडिया है, ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया एम्फिऑक्सिस का, ये बहुत ही सिंपल क्लोज्ड और सीलिएटेड सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये बेसिकली कैसा होता है, थिन वॉल्ड होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। बाकी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके जो किडनी हैं वो मेसोडर्मल होते हैं, बट ये कैसा होता है आपका एक्टोडर्मल ओरिजिन का होगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें जो प्रोटोनेफ्रीडिया है, इसके जो नंबर है वो लगभग 90 से 100 हो सकते हैं, ठीक है। यानी 90 to 100 पेयर्स आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि गिल सेल्स के ऊपर होता है, ठीक है। गिल सेल्स के ऊपर होगा, और कहाँ पे प्रेजेंट होगा, डॉर्सोलेटरल साइड ऑफ फेरिंजियल वॉल। जो अगर आपको ब्रेंकियोस्टोमा का जो डायग्राम है, उसका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर अगर ध्यान आ रहा हो, तो हमने फेरिंजियल वॉल्स बताए थे, और वहाँ पे जो डॉर्सल लेटर साइड है, यानी जो गिल स्लिट्स है, उसके दोनों साइड प्रेजेंट होगा, और कहाँ पे प्रेजेंट होगा, डॉर्सोलेटरल साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो फेरिंजियल वॉल का जो डॉर्सोलेटरल साइड है वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा, और बेसिकली ये क्या है, गिल स्लिट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसकी जो संख्या हर एक गिल स्लिट के ऊपर 1 होगी, ठीक है। तो ऐसे करते करते लगभग यहाँ पे 90 से 100 पेयर्स आपको ये देखने को मिल जाता है, ठीक है।
तो अभी इसका डायग्राम हम समझेंगे कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किस तरीके से अटैच होता है, ठीक है। तो सिंपल सा अगर ये डायग्राम, लेट मी सी कि डायग्राम मैंने कहाँ ऐड किया है। तो ये जो डायग्राम अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेसिकली क्या है, जो गिल स्लिट्स है, उसके बाद ये जो गिल स्लिट्स के अंदर ही यहाँ पर क्या है, प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार्स होते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर आप देखो तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आप देखने को मिल रहा है। तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल, ये यहाँ पे लिम्ब है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी गिल बार के अंदर या सेकेंडरी गिल बार के सिलोमिक कैविटी में प्रेजेंट होगा। और ये जो आपका वर्टिकल लिम्ब है, ये किस में प्रेजेंट होता है, प्राइमरी गिल बार के अंदर अटैच्ड होता है, ठीक है। तो इसी के थ्रू जब मैं सर्कुलेशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जब ब्लड पास आउट होता है, ब्लड फ्लो करता है, तो ब्लड इसके थ्रू पास आउट होगा और यहीं से डिफ्यूजन की मदद से ये क्या करेगा, जितने भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है, जितने भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, उसको ये डिफ्यूज इन कर लेगा, मतलब अपने अंदर लेके आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इस तरीके का ये फेरिंजियल स्ट्रक्चर्स होता है या गिल स्लिट्स होते हैं, ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है और ये यहीं पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो ये चीज़ मैंने लिखा है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, 90 से 100 पेयर हो सकता है और सेगमेंटली डॉर्सोलेटरल साइड होगा फेरिंजियल वॉल के और गिल स्लिट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, हर एक नेफ्रीडिया मुड़ा हुआ होता है, इस तरीके से बेंट होता है, जिसमें जो अपर वाला पार्ट है वो पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब बनाता है और जो लंबा सा होता है लॉन्ग, वो क्या बनाता है, आपका एंटीरियर वर्टिकल लिम्ब का फॉर्मेशन करता है। ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब जो इसका वर्टिकल लिम्ब है, ये जो इसका वर्टिकल लिम्ब आप देख रहे हो, ये वाला इसका वर्टिकल लिम्ब है, ठीक है। वर्टिकल लिम्ब बेसिकली क्या है, प्राइमरी गिल बार के सिलोमिक कैनाल के अंदर प्रेजेंट होता है और वहीं पर ये टर्मिनेट होता है ब्लाइंडली, मतलब कि यहाँ पर किसी भी तरीके से इसका जो लोअर एंड है उसमें किसी भी तरीके की ओपनिंग नहीं होती। तो ये जो इसका वर्टिकल लिम्ब है वो डायरेक्टली प्राइमरी गिल बार के अंदर टर्मिनेट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है और यहाँ पर किसी भी तरीके का पोर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब है, ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लिम्ब कहाँ है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी गिल बार में प्रेजेंट होगा, या आप इसको बोल सकते हैं कि डॉर्सल सिलोमिक कैनाल के अंदर ओपन होता है और यहाँ से ये क्या करेगा, सारा का सारा वेस्ट को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। इस ओपनिंग को हम नेफ्रीडियोपोर बोलते हैं। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, नेफ्रीडियोपोर बोलेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रीडियोपोर और ये नेफ्रीडियोपोर ओपन होता है आपके एट्रियम में। जो नीचे वाला पार्ट था, अगर याद आ रहा हो ब्रैंकियोस्टोमा का डायग्राम, तो नीचे वाला पार्ट में वहाँ पे आपका एट्रियल पोर देखने को मिल रहा था। तो वहीं पे ये एट्रियम में खुलेगा नेफ्रीडियोपोर और वहीं से ये क्या होगा, मतलब वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है एट्रियल पोर की मदद से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। The dorsal and anterior surface of nephridium gives out several small branches receiving a tuft of flame cell called solenocyte, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो आपका नेफ्रीडियम है या जो प्रोटोनेफ्रीडियम है, उसके ऊपर इस तरीके से आपको गुच्छे में, इस तरीके से गुच्छों में क्या मिलेंगे, सोलेनोसाइट्स देखने को मिलेंगे। और यही सोलेनोसाइट्स बेसिकली क्या है, एक्सक्रीशन में मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और हर एक नेफ्रीडियम के ऊपर लगभग 500 सोलेनोसाइट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको पिन लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन्हीं पिन लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं, इनको सोलेनोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर हमें एक सोलेनोसाइट्स की बात करें तो ये लगभग 50 माइक्रोन लंबा होता है, यानी इसकी जो लेंथ होती है कुछ इस तरीके से 50 माइक्रोन तक ये लंबा हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इसके ऊपर आप देखेंगे छोटा सा न्यूक्लिएटेड पार्ट प्रेजेंट होता है और उसके जस्ट नीचे आपको एक ट्यूब्यूल या हॉलो लॉन्ग स्टॉक देखने को मिलता है, जिसको ट्यूब्यूल बोलते हैं। और ये ट्यूब्यूल क्या है, नेफ्रीडिया के ल्यूमेन में ओपन होता है। तो इधर देखो ऊपर की तरफ इस तरीके से एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है, फिर वहां से एक ट्यूब निकलता है और ये ट्यूब क्या है, इस तरीके से नेफ्रीडिया के ल्यूमेन में ओपन होता है, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला न्यूक्लियस वाला पार्ट है, इसको फ्लेम सेल बोलते हैं। और फ्लेम सेल से यहाँ पर क्या होगा, एक्सक्रीशन डिफ्यूजन होने के बाद एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को ये अंदर लेता है और सारा का सारा चीज़ ये क्या है, इस ल्यूमेन के अंदर रिलीज कर देता है। ल्यूमेन से ये नेफ्रीडियोपोर की मदद से एट्रियम में रिलीज हो जाएगा वेस्ट, और एट्रियम से एट्रियोपोर की मदद से बॉडी के बाहर निकल जाता है। ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सो ये क्या होगा, ओपन ल्यूमेन इनटू द नेफ्रीडियल ब्रांच एंड सेपरेट अपर्चर्स, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या होता है, ये जो फ्लेम सेल है, ये इस तरीके से न्यूक्लियस वाला पार्ट है और नीचे ट्यूब होता है, उसके जस्ट नीचे बीच में एक फ्लैजिला जैसा स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, एक लॉन्ग विब्रेटाइल फ्लैजिला देखने को मिलता है जो वाइब्रेट करता है, और इसके वाइब्रेशन की वजह से ये जो ऊपर वाला जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है ये भी वाइब्रेट कर रहा होता है, और वाइब्रेशन की वजह से ही वो डिफ्यूजन कर पाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होगा कि सिंपल सा बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करता है, और क्योंकि अब ये ध्यान रखना है, ये जो सोलेनोसाइट्स वाला स्ट्रक्चर है ये सीलोम के अंदर प्रेजेंट होता है, इस तरीके से सीलोम में प्रेजेंट होगा, और सीलोमिक फ्लूइड के अंदर जो भी वेस्ट होगा वो डिफ्यूजन की मदद से इस फ्लेम सेल के अंदर जाएगा, और फिर इस तरीके से टिब्यूल की मदद से ये नेफ्रीडिया के ल्यूमेन में इसको रिलीज कर दिया जाता है। ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो नेफ्रीडिया है उसके अंदर आपको रिचली ब्लड वेसल्स की सप्लाई देखने को मिल जाती है। जो सोलेनोसाइट्स है वो डायरेक्टली सिलोमिक फ्लूइड में रिलीज होते हैं। इस तरीके से आप ये जो डायग्राम देख रहे हो, ऊपर वाला फ्लेम सेल हो गया, ये टिब्यूल हो गया, बीच में फ्लैजिला हो गया, ठीक है। चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पर जो एक्सक्रीशन होगा वो सिंपल डिफ्यूजन की मदद से होता है, ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है। उसके अलावा बात करें यहाँ पे जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको सोलेनोसाइट्स क्या करता है, सिलोमिक फ्लूइड या ब्लड से, ये सिंपल सा ये क्या करेगा, सिलोमिक फ्लूइड से ये डायरेक्टली डिफ्यूजन की मदद से एक्सक्रीट आउट या फिर बोल सकते हैं एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया ब्रैंकियोस्टोमा में पाए जाना एक बहुत ही पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जितने ही वर्टिब्रेट्स हैं वहां पर जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा होता है एक्टोडर्मल होता है, इसलिए ये क्या है, पेक्यूलियर होता है। ये चीज़ आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान से रखना है, तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हेडसेक पिट। अगर यह हेडसेक नेफ्रीडिया की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये भी एक्सक्रीशन का पार्ट प्ले करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ओरल हुड, ठीक है, ओरल हुड के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, ओरल हुड का जो रूफ होता है, ओरल हुड के रूफ में आपको क्या है, इस तरीके का यहाँ पे हेडसेक पिट देखने को मिलेगा, और हेडसेक पिट के पास ही आपको हेडसेक नेफ्रीडियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इस हेडसेक नेफ्रीडियम का जो डायग्राम होता है वो भी प्रोटोनेफ्रीडिया के जैसा होता है, बिल्कुल सेम एज वैसे ही, यानी यहाँ पर भी इस तरीके से सोलेनोसाइट्स प्रेजेंट होंगे या फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होंगे, इसका डायग्राम बिल्कुल सेम होता है। तो ये भी क्या है, इसको भी पेरीब्रैंकियल सेक के अंदर ये रिलीज करता है, ये ध्यान रखना है। इसका जो पोस्टीरियर एंड है वो पेरीब्रैंकियल सेक के अंदर ओपन होगा, और यहाँ पर भी क्या है, सिंपल सा जो ब्लड है, जो सिलोमिक फ्लूइड है, ये वहाँ से सिंपल से छानने का काम करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि हेडसेक पिट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, रूफ ऑफ ओरल हुड में देखने को मिलेगा, और ये थोड़ा सा वेंट्रल नोटोकॉर्ड, ये जो नोटोकॉर्ड है उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ये बात आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। ये भी आपका एक्टोडर्मल ओरिजिन का होगा, और यहाँ पर जो डॉर्सल एओर्टा है, अगर सर्कुलेशन सिस्टम आपने पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे जो डॉर्सल एओर्टा है वो इसको सप्लाई करता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर जो सरफेस है उसके अंदर भी बिल्कुल बहुत सारे सोलेनोसाइट्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदर पढ़ा था, यानी इनके सरफेस के ऊपर भी इस तरीके से स्ट्रक्चर सोलेनोसाइट्स के होंगे, ठीक है। तो ये बात आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ब्राउन फनल, ठीक है। तो ब्राउन फनल भी क्या है, एक टू सेक लाइक फनल है, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम को ध्यान दो तो ये क्या है कि जो पोस्टीरियर एंड है फेरिंग्स का, जो पोस्टीरियर फेरिंग्स है, फेरिंग्स का जो पोस्टीरियर एंड है, फेरिंग्स के पोस्टीरियर एंड में इस तरीके से आपको दो फनल ओपन होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, ब्राउन फनल बोलते हैं, ठीक है। इनका जो एंटीरियर एंड है वो नैरो होता है, देखो एंटीरियर एंड कैसा है, नैरो होता है, और ये बिल्कुल एक फनल लाइक स्ट्रक्चर को शो करता है, और ये बेसिकली क्या है, एपीब्रैंकियल या डॉर्सल सिलोमिक कैनाल के अंदर ओपन होने का काम करता है, यानी डॉर्सल सिलोमिक कैनाल में ओपन होगा और फाइनली उसको एट्रियम के अंदर रिलीज किया जाता है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे इसका ये जो एंटीरियर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा पतला है, और यहाँ से जो भी आएगा रिलीज करेगा वो उसको एट्रियम में रिलीज करेगा, और रिलीज करने के बाद एट्रियोपोर की मदद से वेस्ट को बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट का मानना ऐसा है कि जो ये ब्राउन फनल है वो एक्सक्रीटरी नहीं रिसेप्टर्स की तरह वर्क करता है, लेकिन कुछ इसको एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मानते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं रीनल पेपिला की। रीनल पेपिला की बात करें तो रीनल पेपिला आपको देखने को मिलता है सिंपल सा एट्रियल कैविटी के अंदर, ठीक है। जो नीचे की तरफ आपका एट्रियम या एट्रियल कैविटी है उसके अंदर आपको बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे, और इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम रीनल पेपिला बोलते हैं, ठीक है। और इनका काम भी क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, यानी जो एट्रियम है वहीं पे ग्रुप ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे, इस तरीके से ग्रुप ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे। ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को रीनल पेपिला बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है कि इसके अलावा भी आपको जो टेस्टीज है वहाँ पर भी कुछ येलो मासेस देखने को मिलता है, जिसके अंदर यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसको गैमीट के साथ बॉडी के बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ब्रैंकियोस्टोमा यहीं पे समाप्त होता है।
होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।